डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर तकरीबन आज लेक्चर नंबर 12 है या 11 है। बड़ा प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर चेक करें। प्लेलिस्ट इसकी तैयार है और जो आपके लेक्चर हैं उसको ज़रूर चेक करें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के में हमने न्यूट्रॉन को स्टार्ट लिया हुआ था और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जितनी बातें थी तफसीलन हमने चेक कर ली हैं। इस लेक्चर की तरफ आने से पहले आप न्यूट्रॉन के उस लेक्चर को ज़रूर चेक करें। आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर लिखें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन केमिस्ट्री वाला पार्ट फर्स्ट, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज न्यूट्रॉन का पार्ट 2 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ और आज के इस लेक्चर में हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, फिर न्यूट्रॉन एंड हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स आएंगे, हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल है, बोर एटॉमिक मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज का जो टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन, इसको स्टार्ट लेते हैं, लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे सामने मौजूद हैं, सबसे पहली जो खसूसियत जो है न्यूट्रॉन की वो है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल पाया जाता है। न्यूट्रल पार्टिकल से मुराद क्या है कि इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहली खसूसियत जो है, जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास मौजूद है, न्यूट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, उसमें ये न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम की सब एटॉमिक पार्टिकल हमने प्रोटॉन भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा हुआ है। यूट्यूब पर जाएं और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन केमिस्ट्री वाला या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री वाला लिखे तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ये है कि न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल पाया जाता है। इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, जिस तरह प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन चूँकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और हैवी पार्टिकल भी है, हैवी पार्टिकल भी है। तो न्यूट्रॉन चूँकि न्यूट्रल पार्टिकल भी है और हैवी पार्टिकल भी है, इस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है, पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो हाई है। याद रखें, हैवी पार्टिकल हो और चार्ज हो, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। हैवी पार्टिकल हो और चार्ज हो, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी नहीं होती। लेकिन अगर न्यूट्रल है और हैवी पार्टिकल है, इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होगी। हमने प्रोटॉन की देखा था, प्रोटॉन भी हैवी पार्टिकल है लेकिन वो चार्ज पार्टिकल है, इस वजह से उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी अच्छी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर इसलिए अच्छी थी कि चार्ज है लेकिन लाइट पार्टिकल है। यहाँ पर ये हैवी पार्टिकल है और साथ साथ न्यूट्रल है, इस वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है बहुत अच्छी है। पेनिट्रेटिंग पावर, किसी सब्सटेंस के अंदर घुस जाना और इस सब्सटेंस में से पार्टिकल को नॉकआउट करना। जैसा कि मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी नंबर 3 का अगर हम चेक करें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ से ये जो रेज़ जा रही हैं न्यूट्रॉन्स की, ये अगर ये न्यूट्रॉन्स की रेज़ हैं और यहाँ पर हमने कोई पार्टिकल ले रखा था, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने पोलोनियम ले रखा था, पोलोनियम सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है पोलोनियम, जिसको हम डबल पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं, या इसके लिए हम हीलियम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये सोर्स ऑफ पोलोनियम जा रहा है और यहाँ जाने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने पैराफिन रख दिया है, ये पैराफिन।
पैराफिन हमने रख दिया है, जो वैक्स लाइक मटेरियल है, वैक्स लाइक मटेरियल है पैराफिन, ये हमने रख दिया। अब ये जब चलते हैं ना ऐसे, और यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद है, यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद है और यहाँ पर प्रोटॉन मौजूद है। अब ये पार्टिकल जब इस तरह लगते हैं ना ये प्रोटॉन के ऊपर, तो ये यहाँ से प्रोटॉन को निकालेंगे। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी इतनी ज़्यादा है कि पैराफिन के अंदर जाकर प्रोटॉन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो इजेक्टेड द प्रोटॉन, इजेक्टेड द प्रोटॉन, प्रोटॉन को ये क्या कर देंगे, इजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे बाहर। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएंगे। जब प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो तब अब इस पैराफिन प्लेट को चेक करेंगे। इस यही पैराफिन प्लेट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा कट जाए तो चेक करते हैं। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ जो आपके सामने मौजूद है ना ये पैराफिन, ये पैराफिन प्लेट को अब निकालेंगे आप। पैराफिन की जो प्लेट है, वैक्स है, उसको प्लेट तो ना कह सके लेकिन सेमी सॉलिड होता है ये। तो ये जो आपके सामने पैराफिन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन आपको नज़र आएंगे। इन्होंने प्रोटॉन को निकाल दिया और न्यूट्रॉन आपको नज़र आएंगे। तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन को निकालते हैं। इसलिए मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि ये गैमा रेज नहीं है, अगरचे गैमा रेज न्यूट्रल हैं। और गैमा रेज जो हमारे पास होती हैं, इस चीज़ को याद रखें कि ये जो गैमा रेज होती हैं ना, गैमा रेज, ये इनका साइज़ बड़ा स्मॉल होता है, छोटा सा होता है। अगर ये हम प्रोटॉन के ऊपर लगे ना, प्रोटॉन का साइज़ बड़ा होता है ये। अब ये जो गैमा रेज है ना ये छोटे होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर लगे ना ऐसे, तो ये प्रोटॉन को निकाल नहीं सकती। इनके अंदर इतनी पावर नहीं है गैमा रेज के अंदर कि ये प्रोटॉन को निकाल सके। इसलिए ये गैमा रेज जो है ना, इनको हम न्यूट्रॉन नहीं कहते। न्यूट्रॉन गैमा रेज से हट कर न्यूट्रॉन बड़ा होता है। इसलिए अगर यहाँ पर अगर मैंने प्रोटॉन ले रखा है, इसका साइज़ है, तो न्यूट्रॉन का साइज़ तकरीबन मास के जो है वो प्रोटॉन के बराबर होगा। जो यहाँ इसको लगेगा प्रोटॉन निकल जाएगा। अब जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो न्यूट्रॉन जब इसके ऊपर लगा, अब प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन आ गया पैराफिन के अंदर। क्यों? प्रोटॉन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। तो जब प्रोटॉन यहाँ से निकल गया तो इस वजह से हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन सेम है, साइज़ में सेम है। इसलिए गैमा रेज को हम न्यूट्रॉन का नाम नहीं देंगे, अगरचे वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ये भी न्यूट्रल है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो इनके अंदर है, इनके अंदर जो है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो पैराफिन वगैरह है उसमें से ये जो है प्रोटॉन को निकालते हैं। ना सिर्फ पैराफिन बल्कि आपके पास वाटर से भी प्रोटॉन को निकालते हैं। आपके पास जो है सेलुलोज है, सेलुलोज, इनमें से भी प्रोटॉन को निकालते हैं, इनमें से भी इजेक्टेड करते हैं, इजेक्टेड प्रोटॉन, प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारे सामने आ रही है, इसको आप अच्छे तरीके से क्या करें, नोट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे सामने आ रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 वो ये है कि जो न्यूट्रॉन्स आपके पास इजाद हुए हैं, न्यूट्रॉन्स, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड in a magnetic field and a electric field। हम ये देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते। यानी अगर आपने क्या किया है कि यहाँ से ये पोलोनियम की सोर्स आपने यहाँ पर ले रखी थी, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, होए सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आपने यहाँ पर ले रखी थी ये, और यहाँ से न्यूट्रॉन जा रहे हैं ऐसे ये, और आपने क्या किया कि यहाँ पर प्लेट्स रख दी, ऐसे प्लेट्स रख दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन अगर मौजूद है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हो, तो ये स्क्रीन हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन सीधे जाएंगे, ऐसे जाकर स्क्रीन के ऊपर लगेंगे, ऐसे सीधे जाकर स्क्रीन पर लगेंगे ऐसे।
तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ना पॉजिटिव तरफ ना नेगेटिव तरफ। इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर लेट सपोज आपने ये सोर्स ले रखी है और यहाँ पोलोनियम आपने ले रखा है और यहाँ से न्यूट्रॉन जा रही हैं ऐसे, और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई हुई है। ये MF से मुराद मेरी होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और EF से मुराद मेरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी क्या है कि यहाँ से जब ये न्यूट्रॉन जा रही है तो चाहे तो ये था कि ये डिफ्लेक्ट हो, यानी इस तरफ या इस तरफ, लेकिन उस वक्त डिफ्लेक्ट होते कि इनके ऊपर कोई चार्ज होता, इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह मौजूद नहीं है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर जिंक सल्फाइड आपने ले रखा है तो इलेक्ट्रॉन विदाउट डिफ्लेक्शन जिंक सल्फाइड के ऊपर लगना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो शो नो डिफ्लेक्शन, शो नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स, इससे ये पता चलता है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ दैट, इसका मतलब ये हुआ कि दैट दीज पार्टिकल्स, दैट दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। ये पार्टिकल जो है ये न्यूट्रल है, हैविंग नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो न्यूट्रल से मुराद क्या है, न्यूट्रल से मुराद होगा नो चार्ज। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट जाए तो खैर है। नो चार्ज, आपको कोई चार्ज वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। चेक करते हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है जो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आप देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट वगैरह नहीं होते, क्यों, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह मौजूद नहीं है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे तरीके से आप चेक कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसको हम साफ़ करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड पर हो गया हूँ, आप जल्दी स्क्रीनशॉट इसका ले लें, जल्दी से शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीडियो को पास करके नोट कर लें जल्दी से, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम इसको साफ़ करते हैं ताकि कुछ एक टेबल है आपके सामने आ सके, उसको देख सकें हम। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई है, तो अच्छी बात है। हमारा तो मकसद ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप आसानी से समझ सकें। हम चाहते हैं कि सिंपल लेक्चर आप लोगों के सामने आए, जो सादा से लेक्चर हों, सिंपल लेक्चर हों, ताकि आप आसानी से जब किताब को देखें और हमारे लेक्चरों को देखें तो आप आसानी से हमें टॉपिक्स को समझ जाएं। तो यहाँ हमारे पास जो है नेक्स्ट जो आएगा, अगर हम इसकी एक प्रॉपर्टी मज़ीद चेक करें, प्रॉपर्टी नंबर 6 है या प्रॉपर्टी नंबर 7 है या 6 समझ लें। अगर हम मास को देखें, मास को न्यूट्रॉन के, जो न्यूट्रॉन हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसके मास को चेक करें तो ये तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर है। तकरीबन ये हमारे प्रोटॉन के मास के क्या है, बराबर है। अगर आप प्रोटॉन के मास को देखें तो 1.6726 है। अगर इसके मास को देखें 1.6726 है, ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27 किलोग्राम आ रहा है। अगर आप प्रोटॉन के मास को देखें 1.6726 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27 किलोग्राम। अगर आप न्यूट्रॉन के मास को देखें तो यह है 1.6749 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27 किलोग्राम। तो अगर आप दोनों के मास को देखें तो यहाँ 49 है और यहाँ 26 है।
बस ये फ़र्क है। बाकी तकरीबन मास जो है दोनों का सेम आता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को याद रखें कि ऑब्जेक्टिव को दे रहे होते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसने ऑप्शन में ये दिए होते हैं, तो 4-9 को देखना होगा आपको। या मास ऑफ प्रोटॉन, एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन ये होता है। प्रोटॉन के लिए 2-6 को देखें आप, और न्यूट्रॉन के लिए 4-9 को आपने देखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है और ये भी ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो मास ऑफ प्रोटॉन मांग रहा होता है, ऑप्शन ए में ये होता है, ऑप्शन बी में ये होता है, तो बच्चे ये लिख कर दे देते हैं। वो मास ऑफ न्यूट्रॉन मांग रहा होता है, ऑप्शन ए में ये होता है, ऑप्शन बी में ये होता है, बच्चे इसको लिख देते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए 4-9 और प्रोटॉन के लिए 2-6 आपके सामने होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि इनका मास जो है तकरीबन क्या आ रहा है, सेम हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। अगर आप उस टेबल को चेक करें, जो आपके पास टेबल मौजूद है, उसमें एटम के पार्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं। पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम्स के। इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको तफसीलन पढ़ लिया है। प्रोटॉन है, हमने इसको भी पढ़ लिया है। और न्यूट्रॉन है, हमने इसको भी पढ़ लिया। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई टेबल आपसे मांग रहा होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने तफसीलन देख लिया है। अगर हम चेक करें इनके मास किलोग्राम में, अगर हम इनके चेक करें मास किलोग्राम में, इसका मास, इसका मास और इसका मास, इन दोनों के मास तो आपके सामने अभी आ चुके हैं। प्रोटॉन का मास आपके सामने मौजूद है। प्रोटॉन का मास 1.6726 जब 10 ताकत नफी 27 किलोग्राम आ रहा है। और इसका मास भी आपके सामने आ चुका है 1.6749 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27 किलोग्राम आपके पास आ रहा है। नफ़ी 27 किलोग्राम, ये दोनों मास तो आपके सामने आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हम पीछे चेक कर चुके थे, 9.1069 ज़रब 10 तक नफ़ी 31 किलोग्राम। 9.1069 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 31 किलोग्राम। तो ये टेबल को अच्छे तरीके से देखिए, इसके मास आपके सामने आ चुके हैं। टेबल आपको बनाना आना चाहिए कि 5 नंबर का सवाल इसके ऊपर आता है। अच्छा जी, जब आपने इसके मासेस को नोट कर लिया, आपने मासेस को नोट कर लिया, अब थोड़ा सा आप चार्ज की बात कर लेते हैं। इसकी चार्ज, और चार्ज को कूलम में देखें। चार्ज जो है आपके पास जो है कूलम में, आपने इसको चेक करना है। तो आपके पास जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम आपके पास था। 1.6 ज़रब 10 तक नफ़ी 19 कूलम आपके पास है। चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। ये आपके पास। और इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन के चार्ज को देखें तो नफ़ी ये हो जाएगा वो नफ़ी में था, ये जमा में होगा 1.6 ज़रब 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम। चूँकि प्रोटॉन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं। ये अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है, क्योंकि एटम एज ए होल पर न्यूट्रल है। तो एटम एज ए होल पर न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा। एटम को हम लिखते हैं कि कोई एटम जो है हमारे पास ये एज ए होल के ऊपर देखा गया कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने की वजह क्या है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो एटम एज ए होल पर न्यूट्रल है। तो जो चार्ज हमने लिया था इलेक्ट्रॉन का, तो वही चार्ज हमारे पास किसका आएगा, वैल्यू प्रोटॉन की आएगी। फ़र्क ये है कि ये नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चार्ज आपको क्लियर हो। और ये तो मैं समझा चुका हूँ कि न्यूट्रल पार्टिकल है,
न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसको चार्ज ज़ीरो आएगा, चार्ज ज़ीरो आएगा। क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है इस वजह से इसके चार्ज को आपने ज़ीरो लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, चार्ज इसका ज़ीरो आएगा, चार्ज इसका ज़ीरो आएगा, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्टिकल्स भी आ चुके हैं। पार्टिकल्स के बाद जो हैं हमने चार्ज को भी देख लिया है। और अब हमारे पास जो है आखिर में जो टेबल में चीज़ लगी हुई है, अच्छा इसको हम यूनिट चार्ज की सूरत में जब लिखते हैं, यूनिट चार्ज की सूरत में इसको यहाँ पर लाइन लगा देते हैं ताकि क्लियर हो सके। यूनिट चार्ज अगर हम इसका देखें, यूनिट चार्ज, तो हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैलकुलेशन में हम इतने वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए हम यूनिट चार्ज तस्वर करते हैं, ले लेते हैं कि ये हमारे पास -1 है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास +1 है, और इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है तो हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं। यूनिट चार्ज जब हम लेते हैं ना तो हम किस चीज़ को मानते हैं कि इसको -1 मान लेते हैं, इसको +1 मान लेते हैं और इसको ज़ीरो मानते हैं, तो उस वक्त यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये -1, ये +1 और ये ज़ीरो हमारे सामने आएगा। और आखिर में इस टेबल को अगर आप चेक करेंगे, आखिर में अगर इस टेबल को आप चेक करेंगे तो आपके पास मौजूद होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास मौजूद है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि जो आपके पास पार्टिकल का मास होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट पर डिवाइड करोगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट पर डिवाइड करोगे। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर मैं लिखता हूँ R, A और M से, ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास का, कि जो आपके पास मास मौजूद है, मास पार्टिकल का जो मास मौजूद है आपके पास, उसको डिवाइड करें 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो मास है। एक एटॉमिक मास यूनिट जो है जितना मास आ रहा है उसमें, उस पर डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का, लेट सपोज। तो हमारे पास मास जो पार्टिकल का लगा हुआ है कितना है, 9.1069 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 31 किलोग्राम, ये ठीक है ना। अब एक एटॉमिक मास यूनिट आपने लेना है, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को याद रखें 1.6603, 1.6603 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27 किलोग्राम, ये हमारे सामने है। तो इसको नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU में हम लेते हैं इसको, AMU में एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको लेते हैं। तो अगर आप इसको इस पर डिवाइड करें और आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो वैल्यूज़, लेट्स सपोज हम रिलेटिव एटॉमिक मास ले रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक का मास हमने लिया है AMU में इलेक्ट्रॉन का, ये हमने निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.00055 AMU आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ये रिलेटिव एटॉमिक मास 0.00055 वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो इसको एटॉमिक मास यूनिट में हम लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.00055 आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू। इस तरीके से अगर आप प्रोटॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं तो इसका जो मास दिया गया है उसको 1 AMU पर आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 AMU पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना। तो आप इसको डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, तो आपके पास ये वैल्यू जो आएगी, ये आएगी 1.0073
ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। और इस तरीके से न्यूट्रॉन का जो आपके पास मास दिया है इस पर डिवाइड कर दें 1 AMU को, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये वैल्यू आएगी तकरीबन 1.0083 1.0083 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, और ये टेबल जो है आपको आना चाहिए, ज़रूरी है। और इस टेबल में आपके पास जो है पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके मास भी दिए गए हैं और उसके चार्ज भी दिया गया है, और यूनिट चार्ज हम इसको नफी 1 + 1 100 लेंगे, और रिलेटिव एटॉमिक मास भी आपके सामने मौजूद है जिसका फार्मूला आपके पास वहाँ मौजूद है। इस तरीके से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो मैं साइड पर हो गया हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और वीडियो को पास करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखें, ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। ये आप ही लोगों का चैनल है, आपने इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है ताकि हम एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।